तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है फार्माकोलॉजी के नए लेक्चर में। मेरा नाम है ऋषि, आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रिकोलॉजी में। मैं पढ़ाता हूँ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो आपके जो मेजर चार रिसेप्टर होते हैं उनमें से एक जीपीसीआर के ऊपर बेस रहेगा। उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्या होता है कैसा होता है, ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो नए लेक्चर आएंगे वो बेस रहेंगे आयन चैनल पे, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स पे और आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे ना प्रेजेंट हो के। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि रिसेप्टर क्या होता है ना, वाई वी नीड रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। तो देखो, रिसेप्टर एक ऐसी चीज होती है जैसे मतलब वो क्या करती है, जब भी उसमें कोई भी मॉलिक्यूल है ना, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर हो, चाहे वो ड्रग हो, चाहे कोई लिगेंड हो, कोई भी अगर सब्सटेंस होता है, तो जब तक वो क्या होगा, रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा, रिसेप्टर से सिग्नल आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा तो बॉडी के जो फंक्शन है, जो ऑर्गन है, जो टिश्यूज है, जो सेल की फंक्शनिंग है, जो अपने आप डिफाइन की गई है, जो सेल फंक्शन करते हैं, वो फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, नॉर्मल तौर पे। तो उसके लिए रिसेप्टर चाहिए, और रिसेप्टर पे जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं तो वो सिग्नल आगे पास ऑन होता है, और उसके कारण क्या होता है, आपको मल्टीपल इफेक्ट मिलते हैं देखने को। तो इसलिए रिसेप्टर जरूरी होता है। अब अगर आप बात करें तो भाई आपकी बॉडी में जो अगर आपके रिसेप्टर होंगे तो मल्टीपल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, उनमें से एक होता है जीपीसीआर। मतलब एक रिसेप्टर नहीं होता है वो। मेजर जो कैटेगरी हमने चार डिवाइड की है उनमें से एक मेजर कैटेगरी आपकी आती है जीपीसीआर की, जिसे बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की अगर बात करें तो उसमें क्या आ रहा है, जी प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, रिसेप्टर आ रहा है और कपलिंग आ रही है। मतलब इसमें जो रिसेप्टर होगा वो जी प्रोटीन के साथ क्या होगा, कपल रहेगा, जुड़ा रहेगा, है ना। आप देखो तो चाहे यहां भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्या है आपका, ये जीपीसीआर है आपका पूरा। ठीक है, ठीक। आपका यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये पूरा कैस्केड जब आपका वर्क करेगा, यानी आपका मान लो कोई ड्रग आ गई, ठीक है, या फिर कोई लेगेंड आ गया, है ना, और ये आके यहाँ पे बाइंड होता है, बाइंड होगा, तो ये क्या करेगा जीपीसीआर, यहाँ पे आपका जो जी प्रोटीन प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, सिग्नल करेगा कि भाई अपन को मॉलिक्यूल मिल गया। अब मॉलिक्यूल के हिसाब से हमें क्या करना है, बिहेव करना है। तो नाउ यू हैव टू रेडी टू पास द सिग्नल। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये होती कैसे है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक चीज बहुत जरूरी होती है, अगर हम बात करें जीपीसीआर से रिलेटेड एक फन फैक्ट बताएं या इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, तो आपकी ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो 800 से ज्यादा टाइप के जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट है। 800 से ज्यादा टाइप के, नंबर नहीं बोल रहा हूँ कि 800 रिसेप्टर प्रेजेंट है, 800 तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, जिनमें से मेजरली जो आपके हैं वो आपके ऑल फैक्ट्री वाले हो गए, है ना, आपका टेस्ट से रिलेटेड हो गए। ठीक है, जो आप टेस्ट लेते हो उसमें भी जीपीसीआर रिसेप्टर ही इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जो आप स्मेल करते हो डिफरेंट टाइप की चीजें, उसमें भी आपके क्या होते हैं, जीपीसीआर रिसेप्टर ही होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आपको जो तरह तरह की महक आ रही होती है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये वाला परफ्यूम अच्छा नहीं है, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा सूट नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है। तो जो आप डिफरेंशिएट करते हो बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर। ठीक है, जो आप टेस्ट करते हो बहुत सारी चीजें, उनमें भी जो डिफरेंशिएशन रहता है, जो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, तरह तरह की चीजें पता कर सकते हो कि ये वाला टेस्ट अलग है, ये थोड़ा उससे ज्यादा डिफरेंट है, ये ज्यादा तीखा है, ये हल्का तीखा है, ये मीठा ज्यादा है, ये कम मीठा है ना। तो ये सारी चीजें भी आपकी जीपीसीआर रिसेप्टर्स के कुछ टाइप के कारण ही होती है। फिर आप जो देखते हैं विजन से रिलेटेड भी जो रिसेप्टर होते हैं वो भी होते हैं। तो आप बेसिक जो फंक्शनिंग आपकी बॉडी की होती है वो तो आप देख ही रहे हो कि टेस्ट भी आ रहा है ना। आपके जो आप महसूस कर रहे हो, सॉरी, जो आप फील कर रहे हो स्मेल करके, वो भी आपका जीपीसीआर रिसेप्टर है। जो आप टेस्ट करते हो वो भी है, जो आप देख रहे हो वो भी जीपीसीआर से रिलेटेड है। और उसके अलावा क्या होगा, जो आपके हार्ट रेट है, ठीक है, जो आपका बीपी है, ये सारी चीजें होती हैं आपके जो चाहे वो मस्करिन से हो रहा है, चाहे वो बीटा रिसेप्टर से हो रहा है, ये सारी क्या होते हैं, इनके मल्टीपल जो टाइप होते हैं वो जीपीसीआर के ही टाइप होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व होती है, हमें पता नहीं होता। आपका जो हार्ट रेट बढ़ रहा होता है, आपका जो बीपी फॉल हो रहा होता है या हार्ट रेट कम हो रहा होता है, तो इन सब में जीपीसीआर इन्वॉल्व होता है। तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि भाई अगर आप बाहर से ड्रग नहीं भी दे रहे हो तो भी जीपीसीआर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीपीसीआर के जो रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसकी डिस्कवरी के लिए, उसके उस पर काम करने के लिए अल्फ्रेड जी गिलमन को भी नोबेल प्राइज मिला था 1994 का। आप थोड़ा उसको पढ़िएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को जब आप कहानियां पढ़ते हैं ना तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है चीजें। ठीक है, तो आप उसे पढ़िएगा। तो उसके बारे में पता किया गया, अभी तक जो आपकी डिस्कवरी हुई है, अभी जितना पता चला है, तो अभी 800 प्लस आपके यानी टाइप के रिसेप्टर हैं जीपीसीआर के आपकी बॉडी में, है ना। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग है। कुछ जगह क्लेम किया जाता है कि होमोसेपियंस में 1000 से भी ज्यादा टाइप के जीपीसीआर प्रेजेंट है। अब ये तो हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं ड्रग से रिलेटेड। तो अगर ड्रग को हटा दे तो भी जीपीसीआर इंपॉर्टेंट है। अब ड्रग की अगर बात करते हैं कि भाई अगर ड्रग है ना, आपने मान लो बाहर से कोई ड्रग दी, है ना, वो ड्रग कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, वो एगोनिस्ट की तरह एक्शन कर सकती है, ठीक है, एंटागोनिस्ट की तरह एक्शन कर सकती है ना। इनवर्स एगोनिस्ट बहुत कम होते हैं, पर एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट की तरह वर्क कर सकती है। पर ये वर्क करने के लिए आप कैसे एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट डिफाइन करते हो, तो एगोनिस्ट वो ड्रग होती हैं जो आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी न्यूरोट्रांसमीटर है या जो भी हार्मोन है, जो भी चीजें हैं, उन्हीं की तरह अगर वो वर्क कर रहे हैं तो वो एगोनिस्ट है। जो उनके नॉर्मल वर्किंग को रोक रहे हैं वो क्या है, एंटागोनिस्ट है ना। जैसे आप कहते हो कि बीटा ब्लॉकर,
बीटा का एंटागोनिस्ट है, तो बीटा का एंटागोनिस्ट रिसेप्टर पे जाके और कुछ नहीं करता, सिर्फ वो रिसेप्टर को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है ना। मान लो आपका जो ये सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है। तो जो ब्लॉकर होंगे, जो एंटागोनिस्ट होंगे, वो सिर्फ एक काम करते हैं, इस रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड को क्या करेंगे, वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ताकि जो आपका नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है, नेचुरल हार्मोन है, नेचुरल लिगेंड्स हैं बॉडी के, वो आके यहाँ पे बाइंड ना हो सके। बाइंड नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका बाइंड नहीं होंगे अगर, तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह वो क्या करते हैं, एंटागोनिस्टिक एक्शन देते हैं। उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो होती है, एफिनिटी होती है, बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो होती है इनकी एंटागोनिस्ट की। तो एक चीज हमने देखा कि चाहे एगोनिस्ट हो चाहे एंटागोनिस्ट हो, चाहे वो नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, चाहे आप कहीं से भी कुछ करके लाए हैं, उसको कहाँ बाइंड होना पड़ेगा, रिसेप्टर पे। तो अभी तक हम जितनी ड्रग बनाए हैं, अभी तक जितनी डिस्कवरी हो पाई है ड्रग्स की, उनमें से जो हमारी हर क्लास की ड्रग अगर मिला के बात करें, तो लगभग 30 से 40%, कभी कभी 50% तक की जो ड्रग है हर अलग अलग क्लास की, मेजरली वो कहाँ बाइंड होती है, जीपीसीआर रिसेप्टर्स पे। देखो 4 रिसेप्टर हैं, मेजर क्लासेस है। पहला जीपीसीआर, दूसरा आयन चैनल, ठीक है, तीसरा आपका एंजाइमेटिक, और चौथा कौन सा है आपका, इंट्रासेलुलर। सेलुलर। हम देख रहे हैं कि भाई जो आपने अभी तक इतनी सारी ड्रग की डिस्कवरी की है, 30 से 50% के ऊपर, मतलब जितनी भी 100% अगर ड्रग की माने, 30 से 40%, 50% जो ड्रग होती है, वो मेजरली इस पे वर्क करती हैं। यानी आपका सबसे मेजर रिसेप्टर कौन सा हुआ वर्क के अकॉर्डिंग देखे तो, जीपीसीआर। सो दैट्स व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू रीड, है ना। तो ये आपको पता चल गया कि भाई जीपीसीआर क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप की जीपीसीआर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कुछ लोगों को नहीं आइडिया होता कि भाई, जैसे किताबों में तो सब लिखते हैं जीपीसीआर, है ना, आयन चैनल। अरे भाई उसका नॉर्मल फंक्शनिंग बताओ ना, कि अगर मैं ड्रग नहीं दिया तो क्या जीपीसीआर काम नहीं करेगा, है ना। अगर मैं हार्ट अटैक के बारे में नहीं पढ़ूं तो क्या मुझे नहीं आएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो सबसे पहले बहुत जरूरी होता है कि आप ये तो जानो कि वो है क्यों आपकी बॉडी में। तो जो आप देख पा रहे हो, जो आप स्मेल कर पा रहे हो, ठीक है, जो आप टेस्ट कर पा रहे हो, वो भी इन रिसेप्टर के थ्रू होता है। ठीक है, आपके जो होम्योस्टैसिस बैलेंस होते हैं, बॉडी का जो एनवायरमेंट प्रॉपर्ली बैलेंस होता है, इन रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। और उनके लिए ऑलरेडी अंदर लिगेंड पाए जाते हैं बॉडी में। जो भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, एपिनेफ्रिन हो गया, है ना, एसिटाइलकोलिन हो गया, ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, तो कहाँ जाके बाइंड होते हैं, रिसेप्टर्स पे। दैट्स व्हाई द रिसेप्टर्स आर देयर, है ना, इसीलिए आपकी बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये कथा तो हो गई कि भाई इतने टाइप के रिसेप्टर आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जीपीसीआर की अगर बात करें तो, ठीक है, कैसे वर्क करते हैं, है ना। और मेजरली अगर बात करें तो कौन कौन सी ड्रग्स उस पर बाइंड हो सकती हैं, मतलब कितनी सारी ड्रग कौन कौन सी, तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल फंक्शन में हमने देख लिया कि टेस्ट हो गया आपका, विजन हो गया, स्मेल हो गया, सेंसेशन हो गया, ये सारी जीपीसीआर में आते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि भाई जीपीसीआर करता कैसे का। हमने कहा कि भाई ड्रग आके बाइंड हो गया, लिगेंड आके बाइंड हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड हो गया। उसके आगे क्या, आके वहां पे क्या, जैसे ड्रग है, हमने मान लो कोई ड्रग दे दी, मान लो हमने दे दिया बीटा ब्लॉकर, तो जाके क्या बोलता है, ये हेलो हम आ गए, चलो अब काम बंद कर दो, ऐसा थोड़ी बोलता होगा। क्योंकि उसकी तो कोई ब्रेन होती नहीं है ना, कोई आवाज तो होती नहीं है। उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो क्या करता है, जो आपका नेचर होता है आपके रिसेप्टर का, उसमें कुछ चेंजेस करता है ना, उसके फेजेस में चेंज करता है। क्योंकि आपके रिसेप्टर क्या होते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं, एक्टिव फेज में होते हैं, इनएक्टिव फेज में होते हैं। तो इन 3 फेज में से उस किसी में भी चेंज कर सकता है। तो एगोनिस्ट जो ड्रग होती है वो क्या करती है, रेस्टिंग फेज से एक्टिव करती है। एंटागोनिस्ट क्या होती है, रेस्टिंग फेज के टाइम को बढ़ा देती है ना, इनएक्टिव नहीं करती, मतलब वो ऑलरेडी रेस्टिंग फेज में, इनएक्टिव फेज में है, तो उस टाइमिंग को बढ़ा देती है। तो चलो हम एगोनिस्ट को लेकर बात करते हैं कि एगोनिस्ट कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपका जो जीपीसीआर होता है उसके और अलग अलग नाम कौन से होते हैं। अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो तो ठीक है, एक तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो, है ना। पर भाई किताब में भी जो लिखा है या फिर आपको जो लिखना पड़ेगा एग्जाम, वो भी जरूरी है। तो कहानी ये भी देखो कि सबसे पहले देखो, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, इसकी सेल की मेम्ब्रेन है, तो हमने उसका एक छोटा सा पोर्सन ले लिया। अब ये देखो कितने बार इंटरसेक्ट किया है ना। तो अब इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार टोटल इंटरसेक्शन हुआ है ना। दैट्स व्हाई वी कॉल इट 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर, पहला नाम ये। ठीक है, दूसरा, इसको हटाओ, अगर ऐसे देखें, ऐसे ऐसे करके बना है क्या, ऐसे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी जा रही हो या फिर सांप जा रहा हो, है ना, स्नेक टाइप का। तो इसको सर्पेंटीन रिसेप्टर भी बोलते हैं, है ना। 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं। और क्या, 7 को और क्या बोलते हैं, अगर नॉमनक्लेचर की भाषा में देखें, केमिस्ट्री की भाषा, हेप्टा, है ना, हेक्सा हेप्टा। तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा, तो इसको हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। और क्या है, मेजरली आपका ये वर्क करता है, तो उसको मेजरली आपकी ज्यादातर ड्रग पे वर्क करता है, तो इसलिए इसको और क्या आप दूसरा नाम दे दो, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो इनके 3 4 नाम तो आ गए भैया, कि एक हो गया 7 मेम्ब्रेन, फिर आपका क्या हो गया, सरपेंटीन, फिर आपका क्या हो गया, सरपेंटीन के अलावा हमने हेप्टा हेलिकल, हेप्टा हेलिकल, ठीक है, एच लगा देते हैं, भूल ना जाओ, ठीक है, हेप्टा हेलिकल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, मेटाबोट्रोपिक, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। ठीक, तो हमें ये बेसिक चीजें, कहानी ये याद हो गई कि भाई 7 बार इंटरसेक्ट करता है। ठीक, इसलिए 7 मेम्ब्रेन रिसेप्टर, सर्पेंटिन रिसेप्टर, हेप्टा हेलिकल, मेटाबोट्रोपिक लिखने के लिए भाई पेपर में पास भी तो होना है आप लोग को। ठीक, तभी तो डिग्री मिलेगी, बहुत जरूरी है, डिग्री के लिए तो पढ़ाई की करवाई जाती है इसके लिए।
ठीक है, सॉरी फॉर द सटायर। ठीक, तो एक चीज ये हो गई। दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि सबसे ज्यादा जो ड्रग्स आपकी बाइंड होती है वो इसी रिसेप्टर बाइंड। अब ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया कैसे होता है। दूसरी चीज देखो, इसका जो आउटर साइड का जो डोमेन होता है वो एन डोमेन होता है, और इन साइड का डोमेन होता है सी डोमेन होता है। आउटसाइड मतलब ये सेल की सरफेस है तो ये आउटसाइड है, और ये क्या है, इनसाइड है। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो आउटसाइड का डोमेन क्या है, एन डोमेन, इनसाइड का डोमेन है सी डोमेन। अब ये देखो भाई, हमने बात किया कि भाई इसको हम नाम दे रहे हैं जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड मान लो हमने यहाँ देखी जी प्रोटीन का, तो जी प्रोटीन यहाँ है, टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ है। ये होते हैं आपके जी प्रोटीन, कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा। जब रेस्टिंग फेज में होते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, हम साथ साथ हैं। और किसके साथ रहते हैं, अपने मुखिया के साथ, जिनका नाम है जीडीपी भाई, है ना, वो देश वाली जीडीपी नहीं, ये वाली जीडीपी है आपकी जो अंदर काम करती है सेल के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल जब रेस्टिंग फेज में होते हैं तो ये साथ में रहते हैं अल्फा बीटा गामा, और कुछ कुछ जगह पे आप पढ़ोगे कि अल्फा और जो गामा होते हैं वो जनरली आपके मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं। ठीक, जीडीपी तो इनके साथ ही रहता है। जैसे ही कोई भी लिगेंड या फिर ड्रग या फिर न्यूरोट्रांसमीटर आके रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, तो हमने क्या कहा कि क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह को सिग्नल देगा कि भाई हम आ गए हैं, अब इफेक्ट चालू कर दो। तो ये जो आया, ये क्या हो गया, मैसेज देने वाला पहला पर्सन। तो इसको हम बोलेंगे, जितने भी आपके लिगेंड होंगे, ड्रग होंगे और न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, इनको हम बाय नेचर बोलते हैं फर्स्ट मैसेंजर। क्यों, क्योंकि पहली बार यही आए तभी क्या हुआ, आपका सिग्नल आगे मूव किया। क्लियर। ठीक, अब ये मैसेज गया तो भाई ये एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेशन होगा। तो ये जो जीडीपी अल्फा बीटा गामा है, तो ये अल्टीमेटली इनका क्या होगा कि जी अल्फा जो होगा इनका पार्ट, ये जीटीपी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जीडीपी हट जाएगा। ये देखो यहाँ पे अगर देखो, जीडीपी अल्फा बीटा गामा जुड़े हैं, जैसे ही आपका ये लिगेंड आके यहाँ पे उसने सिग्नल दिया तो जीडीपी गया, जीटीपी के साथ अल्फा जीटीपी बन गया। ये जुड़े हुए हैं आपस में, समझ लेना, ध्यान रखना। यानी अल्फा और जीटीपी ये जुड़े हुए हैं आपस में। और पहले क्या थे, बीटा और गामा, है ना, इसको चलो हटा दो यहाँ पे। बीटा और गामा साथ में थे, तो बीटा गामा कहाँ गए, वो अलग हो जाते हैं, बीटा गामा अलग हो गए। यानी उनने कहा कि भाई ये मेरी हो गई पार्टी, ये हो गई तेरी पार्टी। अब ये दोनों पार्टी अलग अलग हो गई, तो ये क्या करेंगे कि भाई है तो ये भी मॉलिक्यूल, है ना, तो ये चेंजेस करते हैं किस पे, जो आपके सेकंड मैसेंजर होते हैं उन पे, जिनको हम इफेक्टर भी बोलते हैं, उनमें चेंजेस करते हैं। अब वो चेंजेस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो इफेक्टर्स को मॉड्यूलेट करते हैं कौन, आपके अल्फा जीटीपी प्लस बीटा का। अब ये मॉड्यूलेशन करेंगे तो इफेक्टर कौन से होंगे, एडिनाइल साइक्लेज, है ना, इसको एसी लिख देते हैं। फॉस्फोल आईपीएस सी, है ना, पीएलसी आपने पढ़ा होगा, पीएलसी बीटा। ठीक है, आयन चैनल जीपीसीआर के अंदर वाला आयन चैनल, वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल नहीं, जीपीसीआर के अंदर का जो आयन चैनल होता है, कैल्शियम चैनल जैसे हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया, तो वो वाले चैनल, वो मेन चैनल नहीं। ठीक है, इसके अंदर भी जीपीसीआर के अंदर भी आयन चैनल होता है, तो ध्यान रखना। तो ये क्या होते हैं, ये जो इफेक्टर्स होते हैं, इन इफेक्टर्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, सेकेंड मैसेंजर। क्यों, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, सेल में कुछ चेंजेस आएंगे। सेल में जैसे साइक्लिक एमपी बढ़ सकता है, घट सकता है ना, या फिर कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं, आपको सेकंड मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर किसको बोलते हैं, रिसेप्टर पे आके जो लिगेंड, न्यूरोट्रांसमीटर या फिर आपका कोई भी ड्रग आके बाइंड हो रहा है, वो फर्स्ट मैसेंजर कहलाएगा। फिर जो आपके इफेक्टर्स होते हैं, एडिनाइल साइक्लेज हो गया, आपका साइक्लिक एमपी हो गया, फॉस्फोलाइपेज सी हो गया, ठीक है, आयन चैनल्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं। कैल्शियम आयन जो हो गया आपका, ये सारे सेकंड मैसेंजर होते हैं। कैल्शियम आयन को कहीं कहीं थर्ड मैसेंजर भी बोलते हैं, पर फर्स्ट और सेकंड याद। ठीक है, ये होता है। ये अगर आपका ओपन हो गया तो आपके क्या होंगे, इफेक्ट आएंगे। उस इफेक्ट कैसे आएंगे उसको भी अभी आगे हम देखेंगे, पहले ये ध्यान, इफेक्ट आएंगे। फिर क्या, ये अल्फा जीटीपी है, ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, आरजीएस के कारण क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये जीटीपी फिर कन्वर्ट हो जाता है जीडीपी पे, और जैसे ये जीडीपी पे कन्वर्ट होगा, अल्फा जीटीपी जैसे ही जीडीपी पे होगा, है ना, तो बीटा गामा भी आके इसके साथ क्या होंगे, फिर उसी तरह बन जाएंगे। यानी पहले जीडीपी, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, फिर से आके यहाँ पे लग जाएंगे। तो क्या ये डैमेज हुए, नहीं। तो क्या बॉडी को बार बार बनाना पड़ेगा, नहीं। तो क्या हुआ, ये जब आएंगे ड्रग, अपना काम करेंगे, उसके बाद हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, फिर अपनी मीन पोजीशन में, मतलब जिस पोजीशन में थे रेस्टिंग फेज में, फिर पहुंच जाएंगे। फिर वही प्रोसेस होगी, फिर ये बनेंगे, फिर अपना इफेक्ट देंगे, फिर हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, फिर आपके इनएक्टिव फेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रियाएं चलती रहती हैं, ये प्रोसेस चलती रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी आपको चीजें समझ में आई जो अभी बताया कि जीपीसीआर, जी प्रोटीन इफेक्टर पाथवे जो भी होता है। देखो, अगर थोड़ा आपको धीमा लग रहा है पढ़ाना तो आप स्पीड थोड़ा तेज कर लेना, 1.25 1.5 जितने में समझ में आ जाए उतने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें जो अब ये देखो, ये किताबी भाषा है ना, जो आपको आप
आप इससे नोट्स बना सकते हो, जो भी आपका मन हो, या आप अपनी भाषा में बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो मैंने पढ़ा दिया उसी को आप नोट्स बना लो, उसमें यही है, सेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड दैट अलाउज सेल टू रिस्पॉन्ड वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाई, सिंपल सा वही है। आपका कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, कोई भी ड्रग आएगा, कोई भी लिगेंड आएगा, वो क्या करेगा, सिग्नलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, जिसके कारण मल्टीपल इफेक्ट आपको मिलते जाएंगे। दैट्स इट। क्यों इतनी बड़ी कथा को हम याद करें, है कि नहीं? समझ में आया कि भाई आपका मॉलिक्यूल आया, बाइंड हुआ, और क्या हुआ, मल्टीपल इफेक्ट आया, यही है जिसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। कैसे होता है बेसिकली, अगर वर्क देखें, अभी हमने बात किया क्या है, एक्टिवेट होता है आपका लिगेंड, आपके जीपीसीआर को एक्टिवेट करता है, उससे क्या होगा, आपका जो जी प्रोटीन है, हेट्रोट्राइमेरिक, हेट्रोट्राइमेरिक, देखो, ट्राइमेरिक यानी तीन है, अल्फा, बीटा, गामा, और तीनों अलग अलग हैं। हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन है, ये सारे जी प्रोटीन है। ठीक, ये एक्टिवेट होंगे तो वही अल्फा वाला जीटीपी के साथ बाइंड होगा, बीटा गामा अलग हो जाएंगे, बीटा गामा जी और जी अल्फा जो आपका जीटीपी के साथ है, वो अपने अपने इफेक्ट देंगे। उससे क्या होगा, आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी, आगे की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, आपकी सेल रिस्पॉन्स करेगी, उसके बाद क्या होगा, जीटीपी फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा जीडीपी में, तो अल्फा बीटा गामा जीडीपी के साथ फिर से बाइंड हो जाएंगे, आपका रेस्टिंग फेज में आ जाएगा। तो क्या हो गया इसमें, आपने देखा रेस्टिंग फेज पे, जब ये रिसेप्टर के रेस्टिंग फेज में जब ड्रग आके बाइंड होती है, एक्शन कराता है, और जिस जो जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो अपना काम कराने के बाद, एक्शन देने के बाद फिर से वो रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं। तो ये आपकी साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसीलिए कभी देखो कि आप थोड़ा सा दौड़ लो 15 मिनट, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही आप रुक जाओगे तो हार्ट रेट धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बार बार जाके वहां पे नॉन एड्रेनलिन या फिर आपके जो भी न्यूरो हैं वो बार बार जाके वहां ट्रिगर नहीं कर रहे, है ना? तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी अपने आप उसको बैलेंस करती रहती है। आपका जो, अगर आप सोचते हो कि आपका बीपी कितना 120/80 बिल्कुल परफेक्ट होता है, नहीं होता भाई। जैसे ये बढ़ता है तो आपका बॉडी सिस्टम जो होता है आपका फीडबैक देके कम करने लगता है, बहुत ज्यादा कम होने लगता है तो फिर बढ़ाता है बैरोरिसेप्टर का यूज करके। तो ये आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें होती हैं वो संतुलन में चलती हैं, बैलेंस में चलती है, इसीलिए आपके इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे होम्योस्टेसिस के आपके स्टेप्स होते हैं, है ना? इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसका कारण यही है, कोई भी चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती कि 120 ही होगा कि 80 होगा। आप अभी जाके चेक कर लो अपना बीपी, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ±5%। क्लियर? चलो, ठीक है। तो जीपीसीआर के बारे में हमने पढ़ लिया, जी प्रोटीन देख लिया। इफेक्टर्स के बारे में हमने बात किया, इफेक्टर्स वही साइक्लिक एमपी हो गया, एडिनाइल साइक्लेज हो गया, फॉस्फोलाइपेज सी हो गया, ठीक है, तो ये सारे हो गए। फिर हमने बात किया कि भाई ये जो सब यूनिट है, जीएस, जी आई, जी क्यू, जी ओ, जी नॉट जिसे बोलते हैं, जी क्यू, इनके इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे आपने कह दिया कि साइक्लिक एमपी बढ़ रही है, साइक्लिक एमपी घट रही है, इन दोनों के अलावा भी कोई इफेक्ट होता है, तो जो आपके इफेक्टर होते हैं, अभी जो हमने बात की थी कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो, एडेनाइल साइक्लेस वर्क कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज काम कर रहा है, तो ये काम करते हैं, तो इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, इनके आगे का प्रोसेस होता है इन सब पे इफेक्ट डालना। ठीक है, तो जब आपका एडेनाइल साइक्लेज आपका क्या होता है, स्टिमुलेट होता है ना? तो जीएस के लिए सिंपल सा याद करने के लिए बता देता हूँ, जी एस, एस से स्टिमुलेट, स्टिमुलेट क्या, एडिनाइल साइक्लेज, ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, क्या होगा, जी एस, एस से स्टिमुलेट किसको, एडिनाइल साइक्लेज, उससे क्या होगा, साइक्लिक एमपी इंक्रीज होगा। जी आई, आई से क्या होगा, इनहिबिशन, याद करने के लिए बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा इसको, इनहिबिशन किसका, एडिनाइल साइक्लेज का। तो ये इनिबिट हो रहा है तो स्टिमुलेट हो रहा है तो क्या होगा, साइक्लिक एमपी बढ़ रहा है, इनिबिट होगा तो क्या होगा, साइक्लिक एमपी का अमाउंट डिक्रीज होगा। क्लियर? ठीक है, फिर आता है इसके बाद जी क्यू। अब जी क्यू जो होता है वो ना तो एडिनाइल साइक्लेज पे वर्क ही नहीं करता, ये दूसरे पे वर्क करता है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा या फॉस्फोलाइपेज सी पे वर्क करता है। फॉस्फोलाइपेज सी जब आपका मतलब जब ये फॉस्फोलाइपेज सी पे वर्क करता है तो ये बेसिकली दो चीज बनाता है, क्या, IP3 प्लस डैग, है ना? और इनसे अल्टीमेटली कैल्शियम के लेवल पे असर पड़ता है, कैल्शियम में यानी एनसाइड आना स्टार्ट हो जाता है सेल में। हमें पता है कैल्शियम जनरली आपका सेल के बाहर होता है, कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज है, अंदर आएगा तो सेल क्या होगी, डीपोलराइज होगी, यानी कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा। और अगर मान लो सेल कोई ग्लैंड वाली सेल है जिनमें हार्मोन स्टोर है, तो क्या होगा, हार्मोन का रिलीज बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि जनरली पोटेशियम जो होता है अंदर होता है, ठीक है, सोडियम और कैल्शियम बाहर होते हैं। ठीक, तो जब सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल दोनों में से कोई ओपन होगा तो ये अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगी, सेल
डीपोलराइज होगी। डीपोलराइज होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो अगर वो ग्लैंड वाली हुई है ना, हार्मोन अपने में रखी हुई है, या फिर कोई न्यूरो ट्रांसमीटर रखा हुआ है, तो क्या होगा, उनका रिलीज बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अब ये IP3 और डैग जो बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, तो ये बनते हैं PIP2 से। ठीक, ये ध्यान रखिए। GQ जो होता है वो एडिनाइल साइक्लेज से कोई इसका मतलब नहीं होता, वो फॉस्फोलाइपेज पे वर्क करता है। उसके वर्क करने से क्या होता है, PIP2 अपने दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, IP3 प्लस डैग पे। ये दोनों क्या होते हैं, अल्टीमेटली कैल्शियम के लेवल पे इफेक्ट डालते हैं, है ना, चेंजेस करते हैं, जिससे क्या होता है, आपके सेल के रिस्पॉन्स मिलते हैं। ठीक है, फिर G0 जो है, इसके लिए बोलते हैं, ये क्या होता है, इन सब में से जनरली किसी पे वर्क नहीं करता, वो अलग से वर्क करता है ना। ये ना तो आपका क्या करता है, ना ही आपके एडेनाइल साइक्लेज को बढ़ाएगा ना घटाएगा। ठीक है, ये बल्कि कैल्शियम चैनल को इनहिबिट भी करता है, और जनरली कहाँ पाया जाता है, आपके ब्रेन सेल्स पे या ब्रेन पे ज्यादा अबंडेंटली पाया जाता है। आपके मेजरली तीन होते हैं, GS, GI और GQ। एस से स्टिमुलेशन, है ना, स्टिमुलेशन किसका, एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज अगर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, साइक्लिक एमपी का अमाउंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। GI क्या है, आई से इनिबिशन, किसका इनिबिशन, एडिनाइल साइक्लेज का। एडिनाइल साइक्लेज अगर इनिबिट होगा तो क्या होगा, साइक्लिक एमपी का अमाउंट कम होगा। तो एक चीज देखना, जिन रिसेप्टर पे या फिर मान लो कोई ड्रग आई, ठीक है, जो GS पे वर्क करेगा, तो वो क्या करेगा, साइक्लिक एमपी को बढ़ाएगा, है ना। मान लो साइक्लिक एमपी को बढ़ाने पे क्या हुआ आपका, मान लो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ गया, तो जो ड्रग GI पे वर्क करेगी वो क्या करेगी, वो जस्ट इसके अपोजिट वर्क करेगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना, कभी भी अगर पूछे, अभी देख लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और GQ का मैकेनिज्म ही अलग है, PIP2 पे वर्क करेगा, ठीक है, IP3 और डैक पाथवे को फॉलो करेगा, कैल्शियम चैनल पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, उससे आपका अल्टीमेटली इफेक्ट मिलेगा। तो इन चीजों को आप थोड़ा विस्तृत तौर पे किताबों पे देख सकते हैं, पर आपको बेसिक समझाने के लिए बहुत जरूरी था कि बता दिया जाए। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। ये देखो, ये वही चीज है जो हमने बताया, GDP, GTP, है ना, G बीटा, G गामा। अच्छा, जैसे ये है, G प्रोटीन है, तो हमने कहा कि GDP और अल्फा, बीटा और गामा, है ना। तो ये सिर्फ बीटा अल्फा गामा ऐसा नहीं होता है, ये इनको G अल्फा, G बीटा, G गामा भी कह सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जी प्रोटीन है ना, डिफरेंट टाइप के जी प्रोटीन है, तो इनको G अल्फा, G बीटा, G गामा भी कह सकते हो, या फिर GDP के साथ अगर जोड़े तो ये भाई कॉमन सी चीज है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये जी प्रोटीन के बारे में बात हो रही है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक, चलो, फिर हमने बात किया कि भाई जैसे GTP आपका बन गया, तो हमने बात किया कि GTP फिर किस में कन्वर्ट होता है, GDP में कन्वर्ट होता है। और GDP पे जैसे ही कन्वर्ट होगा तो अल्फा, बीटा और गामा फिर से इसके साथ बाइंड हो जाएंगे, तो वो GTP से GDP में हाइड्रोलाइज कौन करवाता है, RGS प्रोटीन्स, है ना। ये क्या करते हैं, इस प्रोसेस को बढ़ाते हैं, जिससे GTP का कन्वर्जन GDP में बहुत तेजी से हो जाए। ठीक है, हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से अपने रेस्टिंग फेज में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, आपको समझा दिया जाएगा, बड़ा सिंपल सा है ना। सवाल पूछने से ही जवाब मिलते हैं, और खुद से ढूंढ लोगे तो और अच्छा है। पर अगर नहीं मिल पा रहा, ठीक है, या फिर कॉलेज में हो और टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो ठीक है, आप पूछ सकते हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहेगा। ठीक है, फिर अगर आप इनकी बात करें तो यही है, देखो हमने बात किया ना कि व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ सेलुलर रिस्पांस दैट आर मेडिएटेड बाय द GPCR प्रोटीन इफेक्टर पाथवे। तो क्या क्या होता है जब GPCR आपका जो पाथवे एक्टिवेट होता है, या फिर कुछ भी, मतलब अगर उस पर आके कोई भी वो बाइंड हो रही है ड्रग, मान लो एगोनिस्ट आया तो क्या होगा, एंटागोनिस्ट आया तो क्या हो गया, या किसी और टाइप की ड्रग आई तो क्या होगा, तो वो क्या करते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे, किसको, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर भाई एडिनाइल साइक्लेज। एक क्या कर रहा था, GS क्या कर रहा था, एडेनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट कर रहा था। GS क्या कर रहा था, स्टिमुलेट। GI क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। स्टिमुलेशन के कारण क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था प्रोडक्शन, किसका, साइक्लिक एमपी का। कौन है ये सब, सेकेंडरी मैसेंजर में इनको काउंट किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये मैसेज आगे कन्वे करते, तभी तो क्या होता है, सेल डायलेट होती है, या क्या होती है, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, या फिर क्या होता है, रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, या फिर इनहिबिशन होता है हार्मोन का, जो भी है। तो ये सारी चीजें होती है, तो सेकेंडरी मैसेंजर की या तो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो आपके इन्वॉल्व रहते हैं बहुत सारे, तो उनमें क्या होते हैं, उनकी एक्टिविटी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, है ना, जीन एक्सप्रेशन यानी अगर आपकी ये न्यूक्लियस में जाके वर्क करते हैं तो वहां क्या, जीन एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं, जीन की वर्किंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेल के शेप और मूवमेंट यानी उसकी जो वर्किंग है उस पर भी क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ऑब्वियसली यार, यही तो हमने पढ़ा है अभी,
हम कह रहे हैं कि सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या हो रहा है? सेल के साइज भी सॉरी शेप भी चेंज हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है चेंज, सब कुछ हो रहा है ना? तो ये तो हमने पढ़ा ही है। अब देखो रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो भाई हमने एक तो आपको बता दिया कि नॉर्मली कौन कौन से रिसेप्टर हो गए, टेस्ट रिसेप्टर हो गए, है ना, आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो गए, है ना, स्मेल वाले, आपके विजन रिसेप्टर हो गए, सेंसेशन वाले हो गए, और क्या हुए, और ये वाले हैं, कौन कौन से, जहाँ एड्रेनलिन वर्क करता है, जहाँ बीटा ब्लॉकर वर्क करते हैं, जहाँ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग वर्क करती हैं, ठीक है, एंटीसाइकोटिक, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ये जितने भी हैं, सॉरी, कैनाबिनॉइड जो है, ये सारे क्या है आपके, ये सब क्या जीपीसीआर के ही रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं, है ना। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जीपीसीआर रिसेप्टर पे बाइंड होगा, है ना। बीटा ब्लॉकर ऑब्वियसली जीपीसीआर पे होंगे, क्यों? क्योंकि भाई नॉन एपिनेफ्रिन कहाँ वर्क करता है, अल्फा बीटा पे, तो बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर पे करेंगे। हिस्टामिन जो होते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर, वो क्या होंगे, जीपीसीआर होंगे, तभी तो एंटी हिस्टामिन वहां जाकर वर्क करेंगे। एंटीसाइकोटिक भी ऐसे ही होंगे, है ना। ओपियोइड रिसेप्टर भी होंगे, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर भी यही होंगे, जीपीसीआर के अंदर आते हैं। अब कौन सा किसके अंदर आएगा, यानी जीएस कपल्ड रिसेप्टर कौन से होंगे, जीएस यानी ये, इसमें क्या होगा, साइक्लिक एमपी का अमाउंट बढ़ेगा, यानी जब इनका एगोनिस्ट आएगा तो साइक्लिक एमपी क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमने कहा ना कि कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। तो कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो जीपीसीआर जीएस कैटेगरी में आते हैं, यानी जो जीएस की तरह वर्क करते हैं, यानी जिनमें जब इनका पाथवे एक्टिवेट होता है तो वो क्या होता है, साइक्लिक एमपी का प्रोडक्शन बढ़ता है। कौन कौन से, ग्लूकागोन का रिसेप्टर है इस पे, ठीक है, एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है ना, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। देखो साइक्लिक एमपी बढ़ रहा है, हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है आपका, क्यों? बिकॉज एपिनेफ्रिन रिसेप्टर जो है आपके वर्क हो रहे हैं, ठीक, ब्रोंको डायलेशन हो रहे हैं, बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की तरह। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर है, एगोनिस्ट अगर बाइंड होगा तो क्या करेगा, रिलीज बढ़ाएगा। फिर क्या है, जीआई है, जीआई यानी इनहिबिशन, जहां क्या होगा आपका, साइक्लिक एमपी का प्रोडक्शन घटेगा, एडिनाइल साइक्लेज की वर्किंग कम होगी। कौन कौन से हैं, इनके जो इफेक्ट आएंगे देखना, इनके इफेक्ट जो आएंगे, ये इन दोनों के इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और देख लेना कौन कौन से। यहाँ कहाँ है, मस्किन रिसेप्टर, हमने पढ़ा है, कोलिनर्जिक सिस्टम एड्रिनर्जिक सिस्टम के जस्ट अपोजिट वर्क करता है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, ये देख लो, प्रूव हो रहा है। अल्फा टू एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, और तो जो आपका रिसेप्टर होता है, प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर अल्फा टू, ये भी वर्क करता है। गाबा रिसेप्टर जो है आपके, ओपियोइड रिसेप्टर जो है, ये भी क्या है आपके, जी आई रिसेप्टर में आते हैं, ठीक है। फिर आपके जी क्यू कपल रिसेप्टर, जी क्यू कपल रिसेप्टर जो IP3 डैक पाथवे को फॉलो करके कैल्शियम के लेवल पे चेंजेस करते हैं। कौन कौन से हैं, M1 मस्करिनिक रिसेप्टर, एम रिसेप्टर 5 तरह के होते हैं ना, ध्यान रखना। तो M1 जो होगा वो क्या आएगा, GQ है। M2 क्या है आपका, GI है। अल्फा वन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा वन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर क्या है, कैल्शियम चैनल अगर अपन ओपन होगा, अंदर कैल्शियम आएगा तो क्या होगी आपकी सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और अल्फा वन क्या करता है, स्मूथ मसल में रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। क्लियर हुआ ना, आपका क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा, क्लियर ना, ठीक है। एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर्स, आपका जब रास सिस्टम आप पढ़ते हो तो एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर जो होता है, वहां भी जो उसकी वर्किंग भी होती है वो GQ कपल रिसेप्टर के थ्रू होती है, ठीक है। सेरोटोनिन 5HT2 रिसेप्टर जो होते हैं वो भी GQ की तरह वर्क करते हैं। कैल्शियम चैनल का क्या होता है आपका, अगर एगोनिस्ट बाइंड हुआ है, कैल्शियम चैनल ओपन होगा, आपका क्या होगा, रिलीज बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ठीक है, तो ये था आपका मोटा मोटा जीपीसीआर के बारे में, है ना। आपको थोड़ा बहुत पता चल गया कि भाई अगर ड्रग नहीं लो तो भी जीपीसीआर काम करता है, ठीक है, उनके ऊपर काम भी हो रहे हैं बहुत सारे, 800 से ज्यादा तरह के रिसेप्टर जीपीसीआर के फाइंड आउट हो गए इंसानों में, 1000 से भी ज्यादा है। कुछ जानवरों में अगर किया जा रहा है तो उनमें 1200 के करीब है। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी तक की जो फाइंडिंग मिली है तो उसमें एक चीज देखा गया है कि ह्यूमन का जो जीपीसीआर रिसेप्टर का कैरेक्टरिस्टिक है, वो ईस्ट के जो रिसेप्टर होते हैं, ईस्ट आपको पता है ना, तो ईस्ट में जो जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं उनसे लगभग 50% सिमिलैरिटी रखता है। तो क्या हो सकता है कि एवोल्यूशन का मतलब थोड़ा बहुत योगदान ईस्ट का भी हो, बताओ अपने थॉट। ठीक है, तो ये क्लास भाई आपकी यही तक थी। हाँ, ये देख सकते हो आप, एपिनेफ्रिन स्टिमुलेटेड साइक्लिक एमपी सिंथेसिस, एपिनेफ्रिन होगा, स्टिमुलेट होगा, तो स्टिमुलेशन हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, GS, क्या होना चाहिए, हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए, है ना, क्योंकि साइक्लिक एमपी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इंक्रीज हार्ट रेट होना चाहिए, डायलेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ब्लड वेसल, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ GS पाथवे। क्लियर, तो इसको देख लेना, कुछ भी ना समझ में आए अगर, या कुछ चीजें ना समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, फिर भी ना समझ में आए
तो आप सवाल पूछ लेना, है ना। क्योंकि जितना अच्छे से बेसिक क्लियर रहेगा उसके बाद तुम आराम से सोच लोगे, है ना। और मैंने पंखा बंद किया है तो भाई हाल देख रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, थोड़ा समझ में आए, थोड़ा आपको क्यूरियस बनाए, है ना। जो कंफ्यूजन आपको आते हैं कि रिसेप्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर हो। घबराना मत, है ना। ये सारी चीजें आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल आराम से सीखिए। किसी को आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, है ना। आराम से पढ़ो। अगर आपने यहाँ तक देख लिया लेक्चर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको बहुत ज्यादा टफ लगता है या हवा बना दिया गया है सब्जेक्ट को, नहीं है। ठीक है, मैं हूं ना, मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से कि इसको जितना बेसिक से बेसिक कर सकूं। क्योंकि बेसिक क्लियर कर दूंगा ना तो यू हैव ऑलरेडी अ माइंड, यू कैन थिंक अबाउट मैनी थिंग्स, है ना। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सकते हो। सॉरी, स्लिप हो रही है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और सुपर चैट का ऑप्शन नहीं खुला यार। चलो ठीक है, बाय।